सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते कब एक लड़का और लड़की को एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। और बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये भी नहीं पता चलता। उसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हम रहने लगे, साथ में रहने लगे। लेकिन लड़की कभी कभी रात में अचानक गायब हो जाया करती थी, कभी दिन में गायब हो जाया करती थी तो कभी रात में। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उस लड़के ने उस लड़की को तलाशने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। यही नहीं, उस लड़की के घर वालों ने भी उस लड़की को तलाशने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। लेकिन जब 96 दिन के बाद वो लड़की बरामद होती है, ना केवल उस जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। आखिरकार ये लड़की क्यों गायब हुई थी और इस लड़की के गायब होने के पीछे का क्या कारण था, किसने उसको गायब किया था, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनीश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनीश चौधरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेशन यूं ही बना रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला देहरादून होता है। दरअसल कहानी यही देहरादून से शुरू होती है, लेकिन एक लड़की जो कि देहरादून की रहने वाली थी, जिसका गांव जमालपुर था, जिसके पिता का नाम जाहिर हुसैन था और उस लड़की का नाम सहनूर था। साल 2017-18 में वो अपने परिवार से ये कहकर अपने घर से निकलती है कि मैं कुछ कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ और मुझसे तुम्हारी जो भी मदद बन सकेगी वो मैं करूँगी। यह लड़की अपनी माँ से यह सारी बातें करके निकल जाती है और बाद में कमाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे पैसे कमाने लगती है वो कुछ पैसे अपने घर पे भी भेज दिया करती थी और उसकी अम्मी से अक्सर बात हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। 2018 से कब 2023 बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लगभग 5 साल बीतने के बाद साल 2023 का वो महीना था, 26 दिसंबर के बाद वो माँ के संपर्क में नहीं रहती है। इसलिए उसकी माँ, जिसका नाम महनूर होता है, अब अपनी बेटी सहनूर को देखकर परेशान हो जाती है। उसकी चिंता करने लगती है कि बेटी कहाँ गई, वो बात क्यों नहीं कर रही है। अब अपनी बेटी की तलाश करने के लिए सबसे पहले उसको फोन पर संपर्क साधती है तो उसका नंबर बंद बताता है। लेकिन जो उसके कांटेक्ट में एक दो लोग थे तो उनसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उसके बारे में, सहनूर के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए माँ थोड़ा सा परेशान होने लगती है। अपने पति से कहती है, रिश्तेदारों से कहती है और अपने आसपास के जो नेता होते हैं उनसे भी बातचीत करती है। और यही नहीं, उसके पास जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ भी जाकर वो पूरे दिन थाने के आसपास बैठकर नेताओं के पास जाकर अपनी बेटी को ढूंढने की लगातार गुहार लगा रही थी। और कब एक महीने का वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार दिसंबर में गायब हुई थी वो लड़की और जनवरी 2024 आ जाता है। 27 तारीख के बाद जब वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये मामला इस जिले का यानी हरिद्वार का नहीं है बल्कि देहरादून का है। आपको वहां जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। हमारा थाना उस जिले के संपर्क में नहीं है। आखिरकार वो महिला 29 जनवरी 2024 से
पटेल नगर एक थाना लगता है जो कि देहरादून का ही थाना होता है। वहां जाती है और वहां जाने के बाद बोलती है कि मेरी बेटी गायब है। हालांकि वो पहले भी यहाँ पर आई थी, लेकिन इस बार उसने जिद पकड़ ली कि कम से कम कुछ तो तलाश करके देख लीजिए कि मेरी बेटी अब आखिरकार कहाँ है, किस हालत में है। पुलिस ने मुकदमा तो दायर कर लिया, लेकिन पुलिस ने जो ईमानदार कोशिश होनी चाहिए वो नहीं की। वो महिला वापस अपने घर आ जाती है और फिर से वही कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कहाँ गई, किस हाल में होगी मेरी बेटी सहनूर। पुलिस ने थोड़ी सी कोशिश की थी, जहां पर वो रहती थी वहां पर जाकर उसके साथ एक लड़का रहता था। वह लड़का भी आजकल कहाँ है, वो भी गायब था। पुलिस फिर जब इतनी कोशिश नहीं करती तो वाले एक तरह से कह सकते हैं उसे भूल जाते हैं। लेकिन 30 मार्च 2024 को पुलिस को उनके जासूसों के जरिए ये पता चलता है कि वो लड़की देहरादून का थाना लगता है पटेल नगर का और पटेल नगर की एक कॉलोनी संस्कृत विहार कॉलोनी, उसी के पास आईएएस बीटी के पास वो किराए पर रहती थी। वहां पर वो लड़का देखा गया है जिसका नाम राशिद होता है। दरअसल राशिद के पिता का नाम होता है मुसलिन और उसके गांव का नाम होता है आगरबली और इसकी चौकी होती है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। वो वहां का रहने वाला होता है। हालांकि पुलिस पहले भी उस लड़के के घर गांव गई थी, लेकिन वो लड़का वहां पर नहीं मिला। इसलिए पुलिस वापस आती है और अपने काम में जुट जाती है। लेकिन 30 मार्च 2024 को जब उसके बारे में पुलिस को अपने गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिलती है कि वो लड़का उसी कमरे पर पहुंचा है जिस कमरे पर लड़की रहा करती थी सहनूर, क्योंकि पहले सहनूर वहां रहा करती थी। तब पुलिस वहां जाती है और वो सामान जो था कमरे पर लगभग 2 महीने के बाद लगभग 96-97 दिन हो जाते हैं। वो कमरे से सामान समेट रहा था, पैकिंग कर रहा था, वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था अपने सामान को। पुलिस वहां पर आती है और पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे बातचीत शुरू कर देती है। अच्छा बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? हम तो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे गांव तक गए थे, लेकिन तुम हमें वहां नहीं मिले और तुम्हारा ना कोई फोन लग रहा था ना कुछ। तुम कहाँ थे इतने दिनों से? और क्या तुम सहनूर के बारे में कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो कुछ बता दो। तो उस लड़के ने कहा कि सर, वो लड़की कई दिनों तक गायब रहती है, किसी लड़के के साथ कहीं गई होगी, उसका किसी न किसी के साथ चक्कर चलता रहता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस इतने सारे सवालों से कहाँ शांत होने वाली थी। जब उसने सख्ती से पूछताछ की तो पूछने के बाद आखिरकार वो लड़का टूट जाता है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद पूरा देहरादून, पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिले घटना को लेकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 2018 में। इस लड़के ने सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी कई आइडिया बनाई होती हैं किसी न किसी लड़की से बातचीत करने के लिए। वह आए दिन सोशल मीडिया पे कोशिश करता रहता है। तभी एक दिन इसके सामने एक आईडी आती है सहनूर की। सहनूर जो कि देहरादून के एक मोहल्ले में रहा करती थी। वहां पर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और बातचीत के दौरान कुछ ऐसा चलने लगता है
ये कभी चैटिंग करते हैं तो कभी वीडियो कॉल पर बात करते हैं और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की सुख दुख की बातें करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा था। ऐसा करते करते 2018 से लेकर 2023 तक गुजर जाता है। यह सितंबर का महीना था। तभी लड़के ने कहा, क्या हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं? एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बातें नहीं कर सकते? उस लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो लड़का मुजफ्फरपुर नगर के मंडी चौकी के क्षेत्र में अपने गांव बागी बलिया से उस लड़की से मिलने के लिए देहरादून जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, इम्प्रेस होता है और फिर दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों किराए के मकान में साथ साथ रहेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर एक ही कमरा लेते हैं और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। सितंबर का महीना बहुत ही अच्छे से बीतता है और फिर अक्टूबर का महीना आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरता है। नवंबर का महीना भी ऐसे ही गुजरता है, लेकिन लड़की रात में कई बार अचानक से गायब हो जाया करती थी और वो पूछता था कि तुम अचानक से कहाँ चली जाती हो? आखिरकार तुम क्या काम करती हो जो तुम गायब हो जाती हो? उस लड़के ने लड़की के सामने कई सवाल पूछे और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देखूंगा कि तुम कहाँ जाती हो, क्या काम करती हो। लेकिन लड़की ने कभी भी ना अपना काम बताया और ना ये बताया कि वो क्या काम करती है और क्यों गायब रहती है। उस लड़के ने जब बार बार उस लड़की से उसके काम के बारे में जानने की कोशिश की तो उस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया। वैसे ही करते करते 26 दिसंबर 2023 का दिन आ जाता है। लड़की रात के करीब 2 बजे आस घर पहुंचती है। रूम पर 2 बजे दरवाज़ा खुलता है, यानी कि 27 की सुबह और 26 की रात को जब दरवाज़ा खुलता है तो वो पूरे रात बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो लड़का, उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हो, बस मुझे इतना बता दो और कुछ नहीं। उस लड़की ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और ये देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही कहासुनी शुरू होती है, सहनूर उसको थप्पड़ मार देती है उस लड़के को। इतनी जोर का थप्पड़ कि उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते वो लड़का उसका गिराबान पकड़कर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। ठीक है, प्राण नहीं निकल जाते। अब वो लड़की तो मर जाती है, उसकी लाश कमरे पर ही पड़ी हुई थी और जो रशीद होता है वो परेशान हो जाता है और अब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब मैं इस लाश का क्या करूं। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह के करीब 10 से 11 बजे का समय था। वो उसका एटीएम कार्ड लेकर एटीएम में जाकर करीब 17,000 रुपये निकालता है और बाद में पास के मॉल में जाकर, जो कि विशाल मेगा मार्ट होता है, वहीं से एक बड़ा सा बैग खरीदता है। बड़ा सा बैग खरीदने के बाद उस बैग के पैसे पे करता है उस मॉल में और वापस अपने रूम पर आ जाता है। वो उस लड़की को उस बैग के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उस अच्छे से बैग के अंदर फिट नहीं हो रही थी। इसलिए उसने मजबूरन उस लड़की के हाथ पैर और टांगे तोड़कर उस लड़की को जैसे तैसे उस बैग में फिट किया। तो फिट करने के बाद वो सोचने लगा कि आखिरकार अब इस लड़की को इस घर से बाहर कैसे ले जाऊं इस बैग को। इस घर में एक स्कूटर था। वो उस बैग को उठाता है और स्कूटर पर रखता है और स्कूटर पे उस बैग को रख कर उस